हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज तुगलक वंश के सेकेंड वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना होती है। फिर तुगलक के बारे में हमने देखा था, गयासुद्दीन के बारे में, कि उनके प्रमुख कार्यों को देखा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना करता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हमने देखा था कि उसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे गाजी मलिक और तुगलक गाजी के नाम से भी गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल में मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र होता है। तो आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे। चलते दोस्तों, शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासक बनता है और 1351 तक शासक रहता है। ठीक है, तो 1325 में शासक बना और 1351 तक शासक रहता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम होता है वह जूना खां होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में एक शिक्षित और एक मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक, तो इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक एक शिक्षित और एक मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध है। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो एक असफल शासक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और सबसे असफल शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित अगर शासक कोई था तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था और असफल भी था। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगर हम इसकी शिक्षा की बात करें तो कला, साहित्य और सैन्य विद्या और ज्योतिष विद्या आदि में यह निपुण था। ठीक है, तो कला, साहित्य, सैन्य विद्या, ज्योतिष विद्या और गणित आदि में यह निपुण था। अगर बात करें असफल की, तो असफल के पीछे इसके कारण क्या थे कि जितनी भी योजनाओं को यह लागू करता था, सारी योजनाओं से यह असफल हो जाता था। और आक्रमण की बात करें तो सभी आक्रमण इसके असफल हो जाते हैं। ठीक, तो यही कारण है दिल्ली सल्तनत का सबसे असफल शासक के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इसने दो आब क्षेत्र में कर वृद्धि की। दो आब क्षेत्र क्या होता था कि दो नदियों के बीच का जो जमीन होती थी वह बहुत उपजाऊ जमीन होती थी। ठीक है, उसी जमीन पर इसने कर वृद्धि की। कर वृद्धि करने के बाद क्या होता है कि वहां अकाल पड़ जाता है और अकाल पड़ने के बाद वहां प्लेग जैसी बीमारी फैल जाती है। तो यह भी एक असफल का इसे कारण माना जाता है। ठीक, दो आब क्षेत्र में इसने कर वृद्धि की और वहां अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से प्लेग जैसी बीमारी फैल जाती है। कैसी बीमारी फैल जाती है? प्लेग जैसी बीमारी फैल जाती है और यह असफल हो जाता है वहां। उसके बाद फिर राजधानी को दौलताबाद ले गया। ठीक है, तो अपने इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया था। ठीक, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली ले जाने और आने में होता क्या है कि दो नए साम्राज्य उभरते हैं, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य होता था वह हिंदू साम्राज्य था और जो बहमनी साम्राज्य था वह एक मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाना और दौलताबाद से दिल्ली लाना, इसी के बीच में दो साम्राज्य का उदय होता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद यह कराचिल एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, कुमाऊं पहाड़ियों पर आक्रमण करता है जनजाति के विरुद्ध और वहां पर वह असफल हो जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं पहाड़ियों पर अभियान किया उसने और वहां हार जाता है। हारने के बाद पुनः वापस लौट आता है। उसके बाद क्या होता है, खुरासान मध्य एशिया में पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मध्य एशिया के लोग हमारे यहाँ आक्रमण करते हैं और हम आक्रमण अब मध्य एशिया पर करेंगे। तो खुरासान मध्य एशिया पर आक्रमण करता है और हार जाता है। हारने के बाद पुनः वापस लौट आता है। लौटने के बाद क्या होता है कि सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन करवाता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सांकेतिक मुद्राओं का
प्रचलन करवाया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो सांकेतिक मुद्राओं से क्या होता है दोस्तों कि सोने और चांदी की जगह कांसे एवं पीतल की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। और क्वेश्चन एक ही यहाँ से पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, जो सोने चांदी की जगह कांसे एवं पीतल की। ठीक है, उसके बाद आते हैं इतिहासकार इसे पागल और स्वप्नशील कहकर संबोधित करते हैं इतिहासकार। ठीक है, तो इतिहासकार इसे पागल और स्वप्नशील कहकर संबोधित करते हैं। और कृषि के विकास के लिए दीवाने एक कोही की स्थापना की, जो एक कृषि विभाग हुआ करता था। ठीक है, तो दीवाने एक कोही की स्थापना की कृषि के विकास के लिए। इसी के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आता है। और भारत के आने के बाद क्या होता है कि दिल्ली का काजी नियुक्त कर देते हैं इब्न बतूता को। उसके बाद 1342 में एक दूत के रूप में इसे चीन भेजते हैं, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1333 में मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता भारत आता है और भारत आने के बाद दिल्ली का काजी नियुक्त कर देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसके बाद 1342 में इसे इब्न बतूता को दूत के रूप में चीन भेजा। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आता है और दूत के रूप में उसे चीन भेजा। तो दूत के रूप में चीन किसे भेजा गया, तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ठीक, उसके बाद क्या आता है, दक्षिण भारत के अभियान के समय में दो राजवंश उभरे, कौन, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। जब इसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद को बनाया और दौलताबाद से दिल्ली लाया। ठीक है, इसी क्रम में दो राजवंश का उदय होता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य किस शासक के समय में स्थापना हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इसने शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख रुकनुद्दीन आदि संतों की कब्र पर मकबरों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो संतों के मकबरों पर निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। शेख निजामुद्दीन औलिया और रुकनुद्दीन आदि संतों के कब्र पर इसने मकबरे बनवाए। और अंतिम समय में इसने गुजरात पर विद्रोह किया। और गुजरात पर विद्रोह करते समय क्या होता है कि सिंध के पास एक जगह है थट्टा नामक। ठीक, सिंध के पास एक जगह है थट्टा नामक, और इसी थट्टा नामक 1351 में मृत हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, अंतिम समय में गुजरात पर विद्रोह करता है। और गुजरात के विद्रोह के बाद क्या होता है, सिंध के पास थट्टा नामक स्थान पर 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और शासक बन जाता है कौन, इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जब इसकी 1351 में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद एक इतिहासकार बदाऊनी है, कहते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। अर्थात सुल्तान को अपने लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को सुल्तान से मुक्ति मिली है। बात किसने कही है, तो बदाऊनी एक इतिहासकार। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक एक संगीत और एक कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो एक संगीत और एक कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो होता क्या है, इसकी जो घटनाएं हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितनी घटनाएं हैं, इनका उल्लेख किसमें है, तो इसका उल्लेख अभी हमने बताया कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता की पुस्तक है रहला। इब्न बतूता की पुस्तक है रहला। इसी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितनी घटनाएं हुई, इसी में इसका विवरण मिलता है, सभी घटनाओं का विवरण मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है इसी पुस्तक में, इब्न बतूता की यात्रा का विवरण मिलता है। इब्न बतूता की यात्रा का भी रहला पुस्तक में
इसका विवरण मिलता है और सभी घटनाओं का भी विवरण मिलता है। उसके बाद क्या होता है, जब इसकी मृत्यु होती है तब इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बन जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक से जितने क्वेश्चन बने हमने आपको बताए, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासक बनता है और 1351 तक शासक रहता है। इसका वास्तविक नाम जूना खां होता है और यह दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और सबसे असफल शासक के रूप में इसे जाना जाता है। अगर इतिहास की बात करें, इतिहास में इसे मूर्ख और शिक्षित शासक के रूप में यह प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, अकाल पड़ा वहां और प्लेग जैसी बीमारी फैल जाती है, तो वहां से यह असफल हो जाता है। असफल होने के बाद फिर क्या होता है कि खुरासान मध्य एशिया पर आक्रमण करता है और वहां से भी यह हार जाता है, पुनः वापस लौट आता है। फिर उसके बाद हमने बताया कि कराची एमपी कुमायूं की पहाड़ियों पर अर्थात जनजातियों से आक्रमण करता है और हार जाता है, पुनः वापस लौट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया भी कि सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन करवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया कि इतिहासकार इसे पागल और स्वप्नशील कहकर भी संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कृषि के विकास के लिए दीवाने एक कोही की स्थापना की। यह एक कृषि विभाग हुआ करता था। ठीक है, तो दीवाने एक कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जो कृषि विभाग के लिए हुआ करता था। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आता है और यह दिल्ली का काजी नियुक्त हो जाता है। काजी नियुक्त होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इसे 1342 में एक दूत के रूप में चीन भेजते हैं। ठीक है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था भारत, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आता है। फिर उसके बाद हमने अभी बताया आपको कि दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक, फिर उसके बाद हमने बताया आपको कि इसने शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख रुकनुद्दीन आदि संतों के कब्र पर मकबरों का निर्माण करवाया और अंतिम समय में वह गुजरात पर आक्रमण करता है और आक्रमण को दबाने के क्रम में सिंध के पास थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 में। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बदायूं इतिहासकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया भी कि मोहम्मद बिन तुगलक एक कवि और एक संगीत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो एक शिक्षित था। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि इब्न बतूता की एक पुस्तक थी रेहला, और रेहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की सभी घटनाओं का विवरण मिलता है। ठीक है, और इब्न बतूता की यात्रा का भी विवरण रेहला पुस्तक नामक में मिलता है। ठीक, फिर हमने बताया आपको कि 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है इसका चचेरा भाई कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक के रूप में भी जाना जाता है और एक शिक्षित। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित अगर कोई शासक था तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था और एक असफल शासक भी था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।